हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। मैं इस चैनल पे सीटेट यूपीटेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ और ये टॉपिक केवीएस में रीट और एमपी टेट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन। कुछ नियम है, उनके अनुसार अगर आप किसी वस्तु या घटना को अंक प्रदान करो, यही मापन कहलाता है। और अगर हम बाल विकास की बात करते हैं तो मापन से हमारा जो रिलेशन है वो किससे, मानसिक मापन से है। मापन जो है मूल्यांकन का ही एक अंग है। मूल्यांकन एक बड़ी स्टेज है। आप पहले मापन करोगे, फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकालोगे, वो क्या है, मूल्यांकन है। एक निश्चित मापन से आपको एक निश्चित अंक की प्राप्ति होती है और आप एक संख्यात्मक व्याख्या देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आप कहते हो किसी कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो आप किस पे रिस्पेक्ट में कह रहे हो, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में कह रहे हो ना। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो उसे को क्या, आप एक संख्या प्रदान करो, ये क्या संख्यात्मक व्याख्या है। कार्लिंगर जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा था कि मापन जो है वो नियम के अनुसार, कुछ नियम है उनके अनुसार अगर आप वस्तु या किसी घटना को आप संख्या प्रदान करो, यही मापन कहलाता है। उसके और जो मनोवैज्ञानिक थे, ईवी वेस्ले ने कहा था, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यमान या औसत आदि के द्वारा दिया जाता है। आप किसी को संख्या दे रहे हो, आप हो सकता है उसे एवरेज, औसत के हिसाब से दे रहे हो कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, इनकी एवरेज हाइट इतनी है या एवरेज मार्क्स इन्होंने इतने अचीव किए हैं, तो आप उसको औसत में भी दे सकते हो, इसकी एवरेज मीन वैल्यू दे सकते हो। तो यही ईवी वेस्ले ने कहा था। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक थे, ब्रेडफील्ड और मोरेडॉक, इन्होंने ये कहा था कि मापन के द्वारा किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। जैसे मान लो हमने अभी एक पेड़ का एग्जांपल दिया, तो हमने बताया पेड़ की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। आप बताओ पेड़ का एक पत्ता, उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एक बालक है, उसका संस्कृत में संस्कृत में उसका स्कोर 80 मार्क्स है, हिंदी में उसका स्कोर 20 मार्क्स है। तो आप फाइनली उसका एक कई आयाम है, हिंदी से देखोगे, संस्कृत से देखोगे, पढ़ने में, या फिर आप इस तरह से देख सकते हो पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है। ठीक, तो इस अलग अलग आयाम में आप उसको एक प्रतीक दे रहे हो, उसको एक संख्या प्रदान कर रहे हो कि वो ऐसा बच्चा है। ये उसके बाद आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य जो होता है वो होता है कि बच्चों की क्षमता, अनुभूति और अधिगम का मापन करना होता है। आकलन या मापन एक ही चीज होती है। मापन और आकलन एक छोटा पार्ट है मूल्यांकन का। आप पहले मापन करोगे किसी संख्या का, फिर उसके बाद जो आप कंक्लूजन निकालोगे, निष्कर्ष निकालोगे, उसको एक मूल्य निर्धारण करोगे, तो वो होगा आपका मूल्यांकन। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है। आप पहले आकलन करोगे, फिर उसका मूल्यांकन करोगे। इसीलिए आपको आकलन करना होता है, मापन करना होता है, किसके लिए, आपको मूल्यांकन के लिए। मूल्य अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है। हमने बताया कि मूल्य आकलन में क्या, आपने एक चीज से आकलन कर लिया कि मान लो बच्चे के नंबर हैं मैथ में 20 मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ 50 उसके 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मूल्यांकन कैसे करोगे, आप डिसाइड करोगे ये एवरेज बिलो है, बिलो एवरेज है, इस तरह से। तो आप पहले मापन किया, आपने आपने उसके नंबर देखे कितने हैं, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि इसके बिलो एवरेज है या एवरेज है, या बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसके ये क्या हुआ, आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन, जो मूल्य है ना उसका अंकन। आपने देखा कि उसके 50 में से मान लो 40 मार्क्स है, तो आपने उससे अंकन किया कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, आपने उसका मूल्य निर्धारित किया। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। क्या होगा, पहले आकलन होगा, फिर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कहते हैं सीखने के अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन कहता है। उनकी सीखने के अनुभव से बालक में जो चेंजेस आए हुए हैं, आप उनको एग्जामाइन करो, डिसीजन लो और कुछ कंक्लूजन निकालो, वही मूल्यांकन है। हमने क्या कहा, जो बच्चा सीख रहा है, ठीक, मान लो उसने नंबर अचीव किए, मापन किया, आपने सब कुछ किया, उनके बेसिस पे आपने जो फाइनली डिसाइड किया वही क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन को आप इस तरह से देख सकते हो, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन, या मापन या आकलन प्लस मूल्य निर्धारण। आपने क्या किया, पहले मापन किया, आकलन यानी आकलन किया, उसके बाद उसका मूल्य निर्धारण किया। ये पूरे प्रोसेस क्या है, मूल्यांकन। अगर आप केवल मापन करोगे तो आकलन करोगे तो केवल मापन है। अगर आप उस मापन आकलन करने के बाद उसके आप कुछ मूल्य निर्धारण करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन। नहीं, आपने मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर दिया कि ये इंटेलिजेंट है या बिलो एवरेज है या एवरेज स्टूडेंट है, तो वो क्या हो गया, उसका मूल्यांकन हो गया।
कोठारी कमीशन था, इसने कहा था कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। थॉर्नडाइक थे जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व, अगर कोई भी वस्तु है जिसका अगर वो एग्जिस्ट करती है, उसका कोई अस्तित्व है, तो उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है, और जो भी चीज किसी मात्रा में उपस्थित है हम उसे माप सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, मापन हो गया, माप कर और उसे माप करके हम उसका क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। क्रोनबेक था, क्रोनबेक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक को विद्यार्थी यह निर्णय लेते कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अब आपने टेस्ट दिया, मार्क्स आए, उसके बेस पे आपने मूल्यांकन किया कि भाई ये टीचर ये देखेगा कि मैंने पढ़ाया वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ कि इसने इतना सीख पाया, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, एवरेज। उसने फाइनली ये डिसीजन लिया, पूरे बच्चों का क्लास में जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, तो टीचर डिसाइड करेगा कि हमारे शिक्षक जो हम सिखा रहे हैं वो इतना प्रभावशाली नहीं हो रहा है, और बच्चा ये डिसाइड करेगा वो कितना सीख पा रहा है, उसके अपने मार्क्स देखेगा, ठीक, अपने आप को निर्धारित करेगा कि हाँ मैंने इतना ही कितना अचीव कर पाया। तो ये क्या किसने कहा था, क्रोनबेक ने। जो मूल्यांकन की विचारधारा थी वो बीएस ब्लूम ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, बीएस ब्लूम ने, और इन्होंने कहा था कि जो मूल्यांकन होता है वो त्रिमुखी होता है। कौन कौन से 3 मुख बताए थे इन्होंने मूल्यांकन के, पहला बताया था ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसके 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, क्रियात्मक और भावात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बताया था कि अगर बालक कुछ फैक्ट्स जानता है, कुछ कॉन्सेप्ट जानता है, चीजों को क्लासिफाई करना जानता है, वर्गीकरण करना जानता है, कुछ एग्जाम्पल देके चीजों को समझा सकता है, किसी चीज के एनालिसिस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है, ये सब किस में आ गया, नॉलेज में, यानी कि ज्ञान में। ये तो ये कौन से उद्देश्य थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य। आकलन का क्या एक ये उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य में आते हैं कि बच्चा खेलने में, कूदने में, तैराकी, ये इस टाइप की जो क्रिया है, जो शरीर से क्रियाएं करता है, इनमें कैसा है, ठीक, ये किस में आ जाते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में। भावात्मक उद्देश्य में वो उद्देश्य आ जाते हैं जो बच्चा सोच के करता है, जैसे मान लो बच्चा क्लास में सीखने का इच्छुक है या नहीं, ये उसकी भावना है कि टीचर उसको इतना प्रेरित करे कि वो क्लास में सीखने का इच्छुक हो, तो ये किस में आते हैं, भावात्मक, वो करने क्लास में सीखने का इच्छुक है, मेंटली रूप से प्रिपेयर है सीखने के लिए, जिज्ञासु है, वो कितना जिज्ञासु, ये सब किस में आते हैं, भावात्मक रूप से। और जो मूल्यांकन शब्द की पाठ योजना थी वो किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। ठीक, मूल्यांकन की भूमिका, अब मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे पहला क्षेत्र है आपका शिक्षण। शिक्षण मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि जो हमने पढ़ाने के लिए टेक्निक, शिक्षण टेक्निक यूज की, शिक्षण विधियां यूज की, वो कितनी प्रभावित हुई हैं, बच्चे पे उसका कितना असर पड़ा है, इससे हमें पता, इसका पता हमें किससे चलेगा, मूल्यांकन से इसका पता चलेगा। इससे अध्यापक को ये पता चलेगा कि उसने कैसा पढ़ाया, उसके अपने अध्यापन के बारे में पता चलेगा, और सीखने वाला जो बच्चा होगा उसे ये पता चलेगा कि उसने अपना कहाँ तक सीखा। ठीक, तो इससे क्या शिक्षण पे असर पड़ता है। शिक्षण में जो ये मूल्यांकन की क्या भूमिका है। उसके बाद पाठ्यचर्या, मूल्यांकन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक और विषय की सामग्री में चेंजेस कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि बच्चा कितना सीख रहा है, ये उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, वो बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, हम उसका जब मूल्यांकन करेंगे तभी हम क्या उसमें सिलेबस में उसके पाठ्यचर्या में चेंज कर सकते हैं। समाज, मूल्यांकन से बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व का हिसाब हमें पता चलेगा। अभिभावक, अब जब मूल्यांकन करेंगे तो अभिभावक के पास जब उसका रिपोर्ट जाएगा तो बच्चों को, अभिभावक को पता चलेगा कि अपने बच्चा हमारा प्रगति कर रहा है, कैसा जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। आप जब मूल्यांकन होगा उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पता, पेरेंट्स को उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। अब मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक जो अच्छा मूल्यांकन हो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक है, सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठता। कोई भी परीक्षा हो, वस्तुनिष्ठ वो तब होगी जब प्रश्नों जब कोई भी प्रश्न हो उसका एक ही उत्तर हो, एक से ज्यादा उत्तर ना हो, वस्तुनिष्ठ हो। अगर एक से ज्यादा उत्तर होंगे तो अलग अलग उनका मूल्यांकन निर्धारण होगा, तो इस हिसाब से उनका फिर स्टूडेंट का मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं होगा।
इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। और एक यहाँ पर लिखना भूल गया, वैधता, वैलिडिटी, ठीक, ये लिख लेना आप लोग। वैलिडिटी क्या है? वैधता। वैधता यानी कि जो हमारा मूल्यांकन है वो वैध होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए, यानी कि विश्वसनीयता उसकी होनी चाहिए। उसकी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई विश्वास ही ना हो, विश्वसनीयता हो, विश्वसनीयता जीरो ना हो, नहीं, शुद्धता हो, योग्यता हो, विशेष कुछ तथ्य हो, उसके बेसिस पे हो, तो क्या वैलिड होना चाहिए। हमारा जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, इनकी वैलिड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता उसकी ऐसा ना खत्म ही हो, कोई विश्वसनीय ना हो, जीरो। विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। अगर हम प्रयोग कर रहे हैं लागत की दृष्टि से, मूल्यांकन जो हमारा हो वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक हो, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और कैसा होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। मतलब व्यवहारिक इस सेंस में भी हो कि जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं या जो और भी सामग्री यूज हो रही है, वो ऐसा ना हो बहुत महंगी हो। ठीक, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे लेना में आसानी हो। और परीक्षा के टाइम पे बच्चे गलत साधनों का यूज ना, मतलब नकल वगैरह इन सब का यूज ना करें, क्योंकि व्यवहारिक होनी चाहिए परीक्षा। व्यापकता, व्यापक होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत संकुचित हो। कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक, जैसे पूरे सिलेबस में से एक टॉपिक उठाया, एक चैप्टर उठाया, उसी से आपने सारे क्वेश्चन दे दिए, उससे आप उस बच्चे का सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। जब आप पूरा सिलेबस दोगे, जितना है उसे पूरा दोगे, पूरे में से आप प्रश्न क्वेश्चन पेपर तैयार करोगे, तब उसका सही मूल्यांकन होगा। हो सकता है वो बच्चा वही एक यूनिट पढ़ के आया हो, बाकी कुछ पढ़ा ही ना हो, बाकी और किसी चीज में कुछ ना, तो आपने वही एक यूनिट से क्वेश्चन बनाए, तो उसमें वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, आप उसके बेस पे डिसाइड कर लोगे ये बहुत अच्छा है, तो इसको सब कुछ आता है, आप ये डिसाइड कर लोगे। तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या है? व्यापक रखना है, पूरा पूरे सिलेबस से उससे तैयार करना है। एक इसका फील्ड कैसा, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए और विभेदकारी होनी चाहिए। विभेदनकारी, परीक्षा को विभेदनकारी हम कब कहेंगे? जब उसमें हर तरह के प्रश्न को हम इंक्लूड करें। जैसे एक बच्चा मंद बुद्धि है और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ऐसा नहीं कि हम सारे के बारे में ये सोचे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो हम सारे पेपर में टफ क्वेश्चन रख दें। और हम ये सोचे एक बच्चा बहुत मंद बुद्धि है, तो हम या तो पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे कर दें कि मंद बुद्धि बच्चा भी कर ले, बहुत इजी कर दें। ऐसा नहीं करना है, एक सामान्य हर बच्चे को लेके चलना है। तो जो प्रश्न पत्र हो विभेदनकारी होना चाहिए, कि एक बच्चा भी एक कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कि वो भी कर सके और एक मंद बुद्धि बालक भी कर सके। तो एक ऐसा होना चाहिए, विभेदनकारी होना चाहिए। परीक्षण लेने में सरलता, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके नियम निर्देश हों वो सब सरल हों, जिसे हम आप बच्चे मतलब आसानी से समझा जा सके, तो एग्जामिनर के लिए भी बेनिफिट होगा और जो स्टूडेंट होगा वो देगा उसके लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। तो परीक्षण मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें परीक्षा लेने में आसानी हो। मूल्यांकन के जो प्रकार है, मूल्यांकन मेनली जो होता है वो दो तरह का होता है, मौखिक मूल्यांकन और लिखित मूल्यांकन, उसमें ये सारे आ जाते हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मौखिक मूल्यांकन में जब आप मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं जवाब मिलता है, ठीक, तो ये क्या हो गया? मौखिक मूल्यांकन। अब इसमें आपको रिटेन के लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जो लिखित मूल्यांकन होता है वो दो तरह का होता है, एक परंपरागत, एक वस्तुनिष्ठ। जो परंपरागत मूल्यांकन होता है उसमें पेपर आपने देखा होगा जो कई यूनिवर्सिटी वगैरह में आते हैं, लघु लघु उत्तर, अति लघु उत्तर, निबंधात्मक, ये जो होते हैं ये क्या परंपरागत शैली थी। कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अति लघु, 10 क्वेश्चन लघु, और फिर 5 क्वेश्चन निबंधात्मक, ये प्रोसेस जो थी ये किसकी थी? परंपरागत मूल्यांकन। अब जो मूल्यांकन हो रहा है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, क्योंकि परंपरागत मूल्यांकन में अलग अलग लोग एकदम डिसाइडेबल नहीं है। हो सकता है एक एग्जामिनर चेक करेगा, उसे उसे वो ज्यादा अच्छा लगे, दूसरे एग्जामिनर को थोड़ा कम अच्छा लगे वही चीज, तो वो एग्जामिनर उसमें उसे ज्यादा मार्क्स दे देगा, दूसरा एग्जामिनर उसे कम मार्क्स देगा, तीसरा देगा वो और अलग मार्क्स देगा। तो इसलिए वो मूल्यांकन इतना विश्वसनीय नहीं रह जाता। तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दूसरा होता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में और 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, सही पहचानना होता है, तो ये ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसमें चाहे आप कितने भी एग्जामिनर से चेक करा लो हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। अगर उसने जो टिक किया उस पर मार्क्स मिलेगा, तो चाहे कितने भी लोग चेक कर लें उसमें सेम होगा। तो ये होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। उसके बाद इंटरव्यू होता है, एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, हाँ, पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में क्या पूरा रिकॉर्ड रहता है। ऑब्जर्वेशन, बच्चे को आप लगातार क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हो, अवलोकित कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसके बाद डिसाइड कर रहे हो कि इसमें कुछ चेंज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है।
रेटिंग स्केल, आपने कुछ रेटिंग स्केल डिसाइड कर दी, तो उसके बेस पे आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, मूल्यांकन की आवश्यकता सबसे पहले है शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति की सीमा। मूल्यांकन द्वारा आप क्या करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक मतलब प्राप्त हो चुके हैं। आज टीचर ने जो बच्चों को पढ़ाया वो उन्हें बच्चों को मिल चुका है, टीचर किस लिमिट तक डिलीवर कर चुका है, तो शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति की सीमा, यानी कि बच्चों ने कितनी सीमा तक शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए, जो सिखाया वो कहाँ तक बच्चों ने सीख लिया है। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता पता चलती है, जो कक्षा में शिक्षण हुआ है वो कितना प्रभावशील रहा है बच्चों के लिए, मूल्यांकन से ये पता चलता है। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु, अगर पता चल रहा है कि पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग है, बच्चे समझ पा रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ चीज़ ऐसे जो बच्चों के लायक नहीं है तो आप उसमें क्या चेंज ला सकते हो। परीक्षा प्रणाली में अगर कुछ है मूल्य, आप मूल्य करोगे ये इतनी सूटेबल नहीं है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आप हम पहले परंपरागत मूल्यांकन यूज कर रहे थे, तो हमें समझा कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि एक टीचर अलग नंबर दे, एक टीचर अलग नंबर दे, तो उसमें इतनी वैलिड नहीं रह जाती उसकी, इसलिए हमने क्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन स्टार्ट किया। तो क्या ये हमने चेंज किया, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया। ये क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु आप मूल्यांकन करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा बहुत ज्यादा मंद बुद्धि है, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आप उसमें मूल्यांकन से क्या कर सकते हो, बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हो। मूल्यांकन और मापन में कुछ बेसिक अंतर है वो आप समझ लीजिए। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। हमने क्या कहा, मूल्यांकन एक बहुत ब्रॉड चीज है। पहले आप मापन करोगे, फिर उसके बेसिस पर जो कंक्लूजन निकालोगे वो क्या होगा, आपका मूल्यांकन। और तो मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन में आप किसी एक चीज को बस डिसाइड कर दोगे। इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यांकन करना होता है। आप मूल्यांकन में उसके खेल, हमने बताया आप खेल कूद के भी देखोगे, पढ़ाई भी देखोगे, आप हर चीज और अलग को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आप सबका मूल्यांकन करोगे। और मापन में बस कुछ कुछ एक को पहलू को ले लोगे आप। हमने क्या बताया, आप जैसे आपने ले लिए संस्कृत के मार्क्स ले लिए, मैथ के मार्क्स ले लिए, लेकिन मूल्यांकन में आप सबके ओवरऑल लेके तब आप डिसाइड करोगे। मूल्यांकन के लिए ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत, ज्यादा साधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ब्रॉड में डिस्कस करोगे और मापन में आप केवल छोटा सा डिस्कस करोगे, केवल एक आयाम को लेकर या एक या दो आयाम को लेकर डिस्कस करोगे, तो इसमें क्या कम साधन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये पढ़ाई में अच्छा है और और खेलकूद में अच्छा नहीं है, आप तुलना कर सकते हो। लेकिन आप मापन में क्या, आपने एक ही चीज का मापन किया तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाता, केवल आपको एक व्यक्तिगत पक्ष की जानकारी होती है। मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। मापन में केवल अंक प्रदान किया जाता है। मापन में मैं क्या बताया था आपको, बस अंक मिल गए, 50 में से 20 नंबर आ गए। लेकिन मूल्यांकन में क्या हुआ, आपको 20 नंबर आए तो आप कहाँ पर हो, कहाँ पर लाइक कर रहे हो, ठीक, ये सारी चीजों का आपको मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि आप सारी चीजों को लोगे, उसके अलग अलग आयामों को उनके ऊपर ओवरऑल कंक्लूजन निकालोगे, तो आप उसके भविष्यवाणी कर सकते हो फ्यूचर के बारे में। मापन से आप भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है और इसमें क्या होती है, मात्रा होती है। अगर वैज्ञानिकों ने भी नहीं कहा था कि क्या एक मात्रा होती है जिसे आप संख्या प्रदान करते हो। मूल्यांकन वर्णनात्मक व्याख्या दोनों होती है। हमने पहले संख्या प्रदान की, फिर उसका वर्णन किया कि आप कहाँ हो, ये ठीक। और इसमें केवल आपने संख्या दे दी, केवल मार्क्स दे दिए, ठीक। मार्क्स से मैं इंक्लूड करके आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आता जाए, दिमाग में वो चीज़ बनती जाए कि क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस है मापन और मूल्यांकन में, आकलन या मूल्यांकन में। यह निरंतर चलने, मूल्यांकन आपका निरंतर चलने प्रक्रिया है, और ये एक किसी पर्टिकुलर समय के सामयिक जांच है। एक चीज के लेके, कोई भी एक चीज को लेके आपने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। इसमें व्यवहार परिवर्तन हेतु शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य रहता है, और यह उद्देश्य की प्राप्ति का साधन या आधार है, ठीक। हमने ये क्या है, साधन या आधार। और ये फाइनली जो हमने मूल्य निर्धारण की है, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, मापन एक प्राचीन धारणा है। पहले आप मापन करते थे, फिर धीरे धीरे आपने उन मापन से क्या मूल्यांकन करना स्टार्ट किया। अब डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सीटेट में और अदर टेट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना नहीं, तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तो नहीं होगा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि शिक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ठीक है। यही हमें डिसाइड करना है
कि बच्चे का मूल्यांकन, हम उसके मार्क्स आए, उसके बाद हमने उसका अंकन किया कि ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहिए या नहीं, या इसे फिर से सिखाना चाहिए। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन से तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मूल्यांकन तो आपने किया, उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं, उनका ज्ञान का स्तर कहाँ है, लेवल का है। ठीक, तो ये ले बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शिक्षक की उपलब्धि शिक्षक से कुछ रिलेटेड नहीं है। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता को पता लगा, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। यही हमने क्या बताया, ये पता करना है कि शिक्षा हमारा कितना प्रभावी हुआ, छात्रों ने कितना सीखा, ये कितनी सफल रहा या कितना असफल रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक, आ रहा है आपको समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अरे अभी एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, इनमें से कौन सी तकनीकें हैं के अतिरिक्त और कौन सी तकनीकें हैं जो परीक्षा होने वाली चिंता को दूर करती हैं? समर्थन प्राप्त करना, जी, विशेषताओं पर बल देना, अगर कोई समर्थन किसी का मिलता है तो परीक्षा में होने वाली चिंता तो कुछ तो कम होती है। विशेषताओं पर बल देना, हाँ आप बताओगे कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपके अंदर ये खूबी है, आपकी विशिष्टता है, तो आपको क्या होगा, कुछ थोड़ी टेंशन कम होगी। प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना, आपको पता है पेपर का पैटर्न ऐसा ऐसा आता है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस पैटर्न में आपको तैयारी करनी है, इस तरह से देना। आपको पूरा पैटर्न पता होगा तो आपको टेंशन थोड़ी कम होगी। परिणाम के बारे में बहुत हो जाएगा, आप पेपर से पहले आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे तो टेंशन दूर नहीं होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक हुआ। इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, और अपने सपनों को जिंदा रखिए।